आज हम बैंकर और ग्राहक के संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। बैंकर और ग्राहक के संबंधों का अध्ययन करने से पहले बैंकर और ग्राहक के बारे में जानना ज़रूरी है। बैंकर क्या है, बैंक की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। इससे पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मैं दोबारा इसको रिपीट करती हूँ कि बैंक वह संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। यह एक संस्थान है जहाँ धन जमा होता है तथा निर्गमित किया जाता है तथा ऋण देने व कटौती की सुविधाएं दी जाती हैं। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम के अनुसार बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो बैंकिंग का व्यवसाय करती है। बैंकिंग का आशय ऋण लेने अथवा विनियोजन करने के लिए जमा प्राप्त करना, जिसे मांगने अथवा किसी अन्य प्रकार से लौटाया जा सके, या चेक, ड्राफ्ट व अन्य किसी आदेश से जिसे निकलवाया जा सके। तो ये कुछ परिभाषाएं जो हैं वो बैंक की दी गई हैं, जिससे बैंक का अर्थ स्पष्ट होता है। इन परिभाषाओं के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय की विशेषताएं जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि बैंक जमा के रूप में धनराशि स्वीकार करता है। जमा राशि उधार देने का काम करता है। यदि जमा राशि लेने का उद्देश्य उसे उधार देने या निवेश करना नहीं है तो इस व्यवसाय को बैंकिंग व्यवसाय नहीं कहा जाएगा। ये बैंक का अर्थ हुआ। ग्राहक, यहाँ दूसरी टर्म हम देख रहे हैं, ग्राहक। ग्राहक की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है। सामान्यतः ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक में कोई खाता है ग्राहक कहलाता है। इस संबंध में दो प्रकार के मत हैं। पहला मत ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति बैंक में खाता खोलता है तो वह बैंक का ग्राहक है, जिसके अंतर्गत वह अपना खाता खोल के बैंक से नियमित रूप से व्यवहार करता है। दूसरा मत ये कहता है कि ग्राहक बनने के लिए नियमित व्यवहार आवश्यक है। केवल बैंक में अपना खाता खोलना जो वही ग्राहक बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसके अनुसार बैंक व्यवसाय में ग्राहक वह व्यक्ति होता है जिसका धन बैंक में जमा होता है। बैंक उसके खाते में जमा धनराशि की मात्रा तक धन वापस करेगा, चाहे बैंक के साथ उसका संबंध अल्प अवधि का हो या दीर्घ अवधि का हो। बैंक का ग्राहक बनने के लिए बैंक में खाता होना आवश्यक है। यह कोई आवश्यक शर्त नहीं है कि वह नियमित रूप से उस खाते से व्यवहार करे अथवा ना करे। तो ये बैंक और ग्राहक के संबंध में कुछ परिचय। इसके बाद हम आते हैं बैंक और ग्राहक के संबंधों पर। बैंक और ग्राहक के बीच में जो संबंध है उनको हम दो भागों में बांटा गया है, सामान्य संबंध और विशेष संबंध। सबसे पहले हम सामान्य संबंधों की बात करते हैं। सामान्य संबंधों में सबसे पहला संबंध है ऋणी तथा ऋणदाता का संबंध। बैंक और ग्राहक के मध्य ये सबसे महत्वपूर्ण संबंध है। जब ग्राहक बैंक में धन जमा कराता है तो बैंक को इस धन का इच्छा के अनुसार उपयोग करने का अधिकार मिल जाता है। ऐसी स्थिति में बैंक ऋणी और ग्राहक ऋणदाता होता है। इसके विपरीत जब ग्राहक अपने खाते में जमा धनराशि से अधिक राशि निकालता है अर्थात अधिविकर्ष प्राप्त करता है तो बैंक ऋणदाता तथा ग्राहक ऋणी होता है। जब राशि बैंक में जमा करा दी जाती है तो वह जमाकर्ता की नहीं, बैंक की हो जाती है। बैंक को इस राशि के बराबर की रकम मांगने पर लौटानी होती है। बैंक इसे अपनी स्वयं की राशि की तरह उपयोग में ले सकता है। वह इस राशि के विनियोग से लाभ भी कमाता है जो उसका अपना होता है। बैंकर और ग्राहक के मध्य इस स्थिति में बैंक न कोई अभिकर्ता होता है न कोई मीडिएटर होता है, बल्कि वह ऋणी होता है। ऋणी और ऋणदाता के संबंध के अंतर्गत विशेष बात यह है कि जमा राशि जो बैंक में जमा की जाती है उसकी मांग करना अनिवार्य होता है। मांग उपयुक्त समय पर की जानी आवश्यक है और मांग उपयुक्त तरीके से की जानी
आवश्यक है। दूसरा संबंध है प्रन्यासी के रूप में बैंकर। बैंक ग्राहकों का धन, बहुमूल्य पत्र एवं अन्य महंगी वस्तुएं सुरक्षा के लिए रखते हैं। इन वस्तुओं का स्वामित्व तो ग्राहक का होता है, पर अधिकार बैंक के पास रहता है। बैंक का उन वस्तुओं को सुरक्षित रखने व मांगने पर वापस लौटाने का दायित्व होता है। यह एक प्रन्यासी व निक्षेप ग्रहीता के रूप में कार्य करता है। तीसरा संबंध है अभिकर्ता के रूप में संबंध। बैंकर और ग्राहक का एक प्रधान संबंध है ये अभिकर्ता का संबंध। वर्तमान समय में बैंक अपने ग्राहकों को अभिकर्ता के रूप में अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे ग्राहक के चेक, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल आदि का भुगतान प्राप्त करना, ग्राहक के ऋण पत्रों पर ब्याज, लाभांश, ऋण की राशि, मकान का किराया आदि वसूल करना, ये सब अभिकर्ता के कार्यों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ग्राहक की ओर से ऋण की किश्तें, ब्याज, चंदा, किराया, बीमा की किश्त, कर आदि का भुगतान करना, ग्राहक के धन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना, ग्राहक की ओर से प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, ग्राहक के आदेशानुसार अन्य कार्य करना। इन कार्यों को करने में बैंक को पूरी सावधानी, सतर्कता, ईमानदारी और अपने अधिकार क्षेत्र को ध्यान में रखना चाहिए। आदेश के अनुसार कार्य न करने पर बैंक ग्राहक के प्रति क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। बैंक को एजेंट के रूप में या अभिकर्ता के रूप में कार्य करते समय कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, जो इस प्रकार से हैं। एक तो बैंक को ये कार्य करने के लिए ग्राहक की तरफ से स्पष्ट आदेश होना चाहिए। इस कार्य को करने के लिए बैंक कमीशन आदि वसूल करने का अधिकारी होता है, और यदि बैंक ग्राहक द्वारा आदेशित कार्य करने में लापरवाही करता है तो नुकसान की क्षतिपूर्ति, ग्राहक के नुकसान की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी बैंक की मानी जाती है। तो ये तीसरा बैंक और ग्राहक के बीच का संबंध है। चौथा बैंकर और ग्राहक के सामान्य संबंधों में है परामर्शदाता के रूप में बैंकर। बैंक अपने ग्राहक को उसकी आर्थिक समस्याओं पर समय समय पर सलाह भी दे सकता है। ग्राहक यदि बैंक की सलाह के आधार पर कार्य करता है तो बैंक पर इस संबंध में बड़ा उत्तरदायित्व आ जाता है। बैंक को बड़ी सद्भावना, ईमानदारी एवं ग्राहक के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही सलाह देनी चाहिए, अन्यथा उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इस संबंध में कई वाद भी हुए हैं, जिनमें अगर बैंक ने लापरवाही करते हुए कोई परामर्श दिया है और उससे ग्राहक की हानि हुई है तो उस हानि की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी बैंक की मानी जाती है। ये तो कुछ सामान्य संबंध हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बैंकर और ग्राहक के विशेष संबंधों की। विशेष संबंधों के अंतर्गत बैंक और ग्राहकों के संबंध, जो विशिष्ट संबंध होते हैं, उसके अंतर्गत बैंक के कुछ अधिकार हैं जो वर्णित किए गए हैं। बैंक के अधिकारों में पहला अधिकार है ग्रहणाधिकार। ग्रहणाधिकार दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को उस समय तक रोके रखने का अधिकार है जब तक कि दूसरा व्यक्ति ऋण का भुगतान न कर दे। ग्रहणाधिकार का आशय उस अधिकार से है जिसमें ऋणदाता को ऋणी की संपत्ति को उस समय तक रोके रखने का अधिकार होता है जब तक कि ऋणी ऋण की संपूर्ण राशि को चुका नहीं देता। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार ग्राहक द्वारा बैंक को देय खाते की बाकी राशि की वसूली के लिए ग्रहणाधिकार के अधीन बैंक की प्रतिभूतियां अपने पास रोके रखने का अधिकार है। यह अधिकार उन समस्त प्रतिभूतियों पर लागू होता है जिन्हें ग्राहक ने बैंक के रूप में उसे सौंपी है और जो किसी विशेष उद्देश्य विशेष के लिए निर्दिष्ट नहीं है। ग्रहणाधिकार के अंतर्गत बैंक ग्राहक की उस संपूर्ण जमा राशि को रोके रख सकता है जो ग्राहक ने बैंक में जमा कराई है। यदि ऋण चुकाने के बाद भी ग्राहक संबंधित प्रतिभूतियां छोड़ देता है या प्रतिभूतियों को बेचकर
ऋण का भुगतान प्राप्त करता है तो उसके बाद भी कुछ राशि बैंक के पास बच जाती है और ग्राहक उस राशि को वापस नहीं मांगता, तो ऐसी परिस्थिति में बैंक इस पर अपने ग्रहणाधिकार का उपयोग कर सकता है। ग्रहणाधिकार का उपयोग केवल उसी जमा राशि पर किया जाता है जो ऋणी के नाम से है। संयुक्त रूप से अगर कोई राशि जमा है तो उस पर ग्रहणाधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता। किसी सुरक्षा के लिए अगर कोई राशि जमा करवाई है उस पर ग्रहणाधिकार का उपयोग नहीं होता। किसी विशेष प्रयोजन के लिए कोई राशि जमा करवाई गई है तो उस पर ग्रहणाधिकार का उपयोग नहीं होता। ग्राहक का अगर दूषित अधिकार किसी वस्तु पर है तो उस पर ग्रहणाधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रन्यास की राशि पर ग्रहणाधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा अधिकार है बैंकर के अधिकारों के अंतर्गत भुगतानों के नियोजन का अधिकार। विशेष संबंधों के अंतर्गत जो बैंक के अधिकार हैं उसमें दूसरा अधिकार है भुगतानों के नियोजन का अधिकार। यदि किसी ग्राहक के किसी बैंक की एक शाखा में कई खाते हों तथा उन्हें अलग अलग तिथियों से ऋण लिया हो तो उसके द्वारा जमा कराई गई राशि के विनियोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में बैंक को उस राशि का ग्राहक के आदेशानुसार ही नियोजन करना होता है। यदि ग्राहक कोई निर्देश नहीं देता है तो बैंकर को अधिकार होगा कि वह जमा की गई राशि को अपने विवेक के अनुसार समायोजित कर ले। ये भुगतान के समायोजन का या भुगतान के नियोजन का अधिकार है। भुगतान के नियोजन के संबंध में कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ग्राहक के आदेशानुसार समायोजन किया जाता है। ग्राहक राशि जमा करवाते समय कोई स्पष्ट आदेश नहीं देता है और न ही परिस्थितियों से स्पष्ट होता है कि भुगतान की राशि को किस ऋण की अदायगी माना जाए, तो बैंक अपने विवेक के अनुसार उक्त राशि को समायोजित कर सकता है। ग्राहक के प्राप्त राशि का उपयोग सबसे पहले ब्याज के भुगतान के रूप में किया जाता है। नियोजन केवल पुराने खातों से किया जा सकता है, नए खातों पर ये लागू नहीं होता। अगला अधिकार है प्रतिसाद का अधिकार। बैंक को किसी एक ही ग्राहक के दो या दो से अधिक खातों में प्रतिसाद का अधिकार भी प्राप्त है। बैंक ग्राहक के किसी खाते में जमा शेष राशि को नाम शेष वाले खाते में स्थानांतरित कर सकता है। समायोजन का अधिकार केवल विद्यमान ऋणों पर ही लागू होता है, न कि भविष्य में होने वाले दावों के विरुद्ध लागू इसे किया जा सकता है। समायोजन के लिए आवश्यक शर्तें ये हैं कि दोनों खाते एक ही व्यक्ति के होने चाहिए। बैंक केवल परिपक्व ऋणों के लिए ही खातों का समायोजन कर सकता है। ऋण की रकम निश्चित होनी चाहिए। यदि इस अधिकार के विपरीत ग्राहक और बैंक के बीच कोई समझौता किया गया है तो बैंक इस अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। एकाकी खाते में जमा राशि का संयुक्त खाते के ऋणों के शोधन हेतु समायोजन नहीं किया जा सकता। बैंक इसका अधिकार का प्रयोग कुर्की आदेश लागू होने से पहले ही कर सकता है। यदि किसी खाते पर कुर्की का आदेश है तो बैंक इस अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। यह है प्रतिसाद का अधिकार। और आखिरी है इसमें ब्याज, कमीशन, प्रभार आदि की वसूली का अधिकार। एक ऋणदाता के रूप में बैंक को ग्राहक को दिए गए ऋणों पर ब्याज लेने का अधिकार प्राप्त होता है। ग्राहक द्वारा देय ब्याज को उसके खाते में नाम लिख दिया जाता है। बैंक चालू खाता रखने वाले ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं के बदले में शुल्क वसूल करते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं पर व्यय वसूल कर सकते हैं। ये कुछ बैंक के अधिकार थे। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक के दायित्व की। जहाँ बैंक के कुछ अधिकार हैं वहाँ बैंक के कुछ दायित्व भी हैं। चेक भुगतान करना बैंक का दायित्व है। बैंक ये ध्यान रखकर कि उसके ग्राहक के खाते में पर्याप्त राशि है, चेक का भुगतान करता है। चेक पूरी तरह से लिखा हुआ, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए
और उसे विधिवत प्रस्तुत किया गया होना चाहिए, तो बैंक उस चेक का भुगतान करता है। अगर कोई भी अनियमितता इसमें दिखाई देती है तो बैंक चेक का अनादरण भी कर सकता है। किसी भी ग्राहक के खातों को गोपनीय रखने का अधिकार भी बैंक का होता है। बैंक अपने ग्राहक के खातों को गोपनीय रखता है जब तक कोई पुलिस या आयकर से संबंधित कार्यवाही नहीं होती है, तो बैंक के द्वारा अपने ग्राहक के खातों को गोपनीय रखा जाता है। धन्यवाद।